अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वैद्य समूह एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र हो, आज का हमारा विषय है शुक्र को शुक्रिया। यस, बहुत ही मूलभूत विषय, लेकिन उसको एक अलग तरीके से, एक सैद्धांतिक धरातल पर, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग संदर्भों के साथ पेश करने का ये दुस्साहस है। कहीं पर कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। जो भी बात सही लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे, वो सब मेरे गुरु भगवंतों की देन है। उसे अत्यंत उदारतापूर्वक और विनम्रता से स्वीकार कीजिएगा, यही आप सभी से अनुरोध है। तो आइए शुक्र को शुक्रिया इस विषय पर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ओवरव्यू लेते हैं, ये टॉपिक हमने क्यों लिया है। बहुत सारे रीजंस हैं कि शुक्र पर हम पहले चर्चा क्यों कर रहे हैं, रस धातु पे क्यों नहीं कर रहे, रक्त पे क्यों नहीं कर रहे, वात पे क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे कि शुक्र क्यों चुना गया है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि पेप टॉक की शुरुआत हुई थी कैंसर की ट्रीटमेंट से, जिस पर मैंने सबसे पहला पेप टॉक दिया था कंदर्प कोकिल रस, जो कि रस तरंगिनी का पार्ट है, उसके ऊपर। तो उसमें हमने हीरक भस्म, शुक्र धातु, शुक्र ग्रह, इसका जिक्र किया था। उस पर काफ़ी लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई, अच्छी भी आई, कुछ बुरी भी आई। लोगों का उसका स्पष्टीकरण भी चाहिए था। तो इस लिहाज से मैंने चाहा कि जो विषय मैंने छेड़ा था उसके ऊपर मैं और थोड़ा सा अभ्यासपूर्वक अपने विषय को प्रस्तुत कर सकूं, तो इसलिए विषय लिया गया है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि शुक्र जो है वो सबसे स्निग्धतम धातु है, हमारा सबसे सारतम धातु है। तो यदि हम उसको स्वस्थ रख पाए, उसका स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करना है ये हम जान पाए, तो बहुत हद तक हमें इसे स्वयं की ज़िंदगी में भी और अपने पेशेंट्स की हीलिंग में भी बहुत मदद होगी। शुक्र का विचार केवल स्पर्म तक, सीमेन तक न होकर पूर्ण शरीर पर के स्तर पर इसका विचार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत विचार शुक्र का किया गया है। शायद ही ऐसा विचार कहीं पर अन्य दर्शन में, अन्य शास्त्र में, अन्य कोई पैथी में किया होगा जितना खूबसूरत विचार आयुर्वेद में किया है, विशेषतः चरक ने जो किया है शुक्र के विषय में। तो आइए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो इन पेप टॉक्स को निरंतर सुनते हैं, तो उन्हें कुछ हैवी टॉपिक्स डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो थोड़ा उनके विषय में भी लेकर चलते हैं। फिर कुछ ऐसे विषयों पर आएंगे जो जिनमें हम सबकी रुचि होंगी। शुक्र सबसे सौम्य धातु है, आप सब जानते हैं। शुक्र के विषय में स्निग्ध है, सोम है, जैसे कि ओज के गुणधर्म बताए गए हैं, वैसे ही गुणधर्म लगभग शुक्र के हैं। गृहिणी चिकित्सा में भगवान चरक कहते हैं कि संतत्य भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत। जो सातों ही धातु है ये एक सर्कल की तरह लगे हुए हैं आपस में, और एक दूसरे धातु से पोषण लगातार होते रहता है। हम ये तो जानते ही हैं कि रस से रक्त का, रक्त से मांस का आदि पोषण होता है, लेकिन हम ये कभी सोचते नहीं हैं कि उल्टा भी पोषण होता है। शुक्र से मज्जा का, मज्जा से अस्थि का, अस्थि से मेद का, ऐसे भी पोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका रेफरेंस उत्तर तंत्र में है सुश्रुत के। वो कहते हैं कि शुक्र क्षय तो पूर्व धातु नाम कथम क्षय। डल्लन ये क्वेश्चन पूछता है कि शुक्र क्षय से पूर्व धातुओं का क्षय किस प्रकार से होता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं उच्चते यथा महाजलाधार परिक्षय तत्र प्रविशताम जलशया प्राणाय, तत्र प्रविशताम जल प्रायाणाम जंतूनाम क्षयस्तद वद अत्रापि इति। जिस प्रकार एक महाजल आदि के परीक्षय से, महाजलाशय के परीक्षय से, उसके क्षय से वहाँ पर प्रवेश करने वाले जो दूसरे जंतु हैं, जो दूसरे जीव हैं, उनका भी क्षय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शोष में शुक्र के क्षय हो जाने से जो उसके पूर्व के धातु है वो भी धीरे धीरे क्षय होने लग जाते हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों।
हम केवल प्रतिलोम क्षय का विचार व्याधि में करते हैं, लेकिन इसका विचार स्वास्थ्य में भी करना ज़रूरी है। जिनमें मैथुन की प्रवृत्ति अति है, जो शुक्र का ज़्यादा अतियोग हो रहा है जिनके जीवन में, या अन्य कारणों की वजह से भी जिनका शुक्र का क्षय हो रहा है, यानी कि स्निग्ध पदार्थों का सेवन न होने के कारण भी शुक्र का क्षय यदि हो रहा है, तो उसके कारण उत्तरोत्तर धातुओं का भी क्षय होता दिखाई देता है। मज्जा का भी क्षय होता है, अस्थि का भी क्षय होता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आईटी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें कंटिन्यूस ब्लू लाइट, कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठकर काम करना है। इसके कारण नेत्र जो है वो मज्जा का अवयव है, नेत्र जो है ये शुक्र का भी अवयव है। यदि आप शुक्र सारता में देखोगे तो 3 अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेत्र, दशन यानी कि दंत और स्फीक प्रदेश। इन 3 अवयवों का परीक्षण करना ज़रूरी है यदि आपको किसी का शुक्र चेक करना है तो नेत्र से भी व्यक्ति का शुक्र कैसा है ये समझ में आता है। और यदि कंटिन्यूस ब्लू लाइट आदि ऐसे उष्णतम हेतुओं का सेवन है तो उससे भी शुक्र और मज्जा का क्षय हो रहा है। इसी के कारण आज बहुत से रुग्णों में, लोगों में प्रीति जो है ये कम हो रही है। प्रीति दोनों स्तर पर, सामाजिक स्तर पर की प्रीति भी कम हो रही है और इन्फैचुएशन इस लेवल पर, पति पत्नी के बीच की बॉन्डिंग, ये प्रीति भी कम हो रही है। इन दोनों का कारण शुक्र क्षय और मज्जा क्षय, अनेक अनेक हेतु है इसके पीछे, लेकिन सबसे बड़ा हेतु आज की जनरेशन में कोई है तो वो है लैपटॉप्स और मोबाइल्स का अति यूज़, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होना, ये उसका सबसे बड़ा हेतु है। तो ये प्रतिलोम क्षय की संप्राप्ति से, प्रतिलोम क्षय किस प्रकार से होता है इस पे से हमें समझ में आ सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्नेहो सारो अयम ही पुरुषः। फिर से सुश्रुत ये बात रखते हैं कि पुरुष क्या है तो स्नेह सार है, इसलिए स्नेह का क्षय हमें होने देना नहीं है। अलग अलग स्नेह जो रक्तगामी हैं, शुक्रगामी हैं, इनका हमें सतत सेवन करना है। ऐसे स्नेहों का बाह्यतः भी उपयोग करना है। और मानसिक स्नेह, प्रीति है, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, मैत्री है, इनका भी हमें सतत सेवन करना है। ये तो आयुर्वृद्धि कृतगणाः में भागवत कहते हैं, पुण्य आयुर्वृद्धि कृतगणाः मैत्री रसायनानि च, इसमें उनका समावेश किया गया है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे अंदर का जो शुक्र धातु है, जो स्निग्धतम धातु है, जिसके कारण हम बॉन्डेड है यूनिवर्स से, जिसके कारण हमारी प्रीति है एक दूसरे से, मैत्री का समभाव है एक दूसरे से, उसके लिए हमें स्नेह का सेवन करना है। बहुत सारे ऐसे स्नेह हैं जिनका गामित्व शुक्र की ओर जाता है, जैसे महाकल्याणक घृत है, पंचगव्य घृत है, कुछ रसायन है जैसे च्यवनप्राश रसायन है, शीलाजतु है। इनका सेवन उचित मात्रा में, उचित काल में, उचित अनुपान के साथ हमें करना है। और हम करेंगे तो ना ही हम में रिलीफ मिलेगा, बल्कि हमारे पेशेंट्स में भी हम उसका बहुत सुंदरता से उपयोग कर पाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत बात भगवान चरक कहते हैं कि चरो तो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते। शुक्र क्या है तो अव्यक्तस्य आत्मना त्यक्त शरीरा शुक्रम हेतुरिति युक्ता भवति। अव्यक्त आत्मना त्यक्त शरीरा निर्वृत्तो शुक्रम हेतुरिति युक्ति भवति। मतलब ये जो हमारा मैनिफेस्टेड शरीर है, आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, उसका कोई कारण है तो वो शुक्र है। तो लिंग शरीर का, यानी कि जो सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर है, उसका मैनिफेस्टेशन स्थूल शरीर में कराने वाला कोई दुआ है बीज का, तो वो शुक्र धातु है। ऐसे अनेकों अनेक संदर्भ से कुछ अलग अलग बातें हमें समझ में आती है। इसीलिए इनफर्टिलिटी के पेशेंट में संधानीय महाकषाय का उपयोग बहुत ही अद्भुत होता है। यदि आप एक शारीर स्थान में टीका पढ़ोगे कि यावत जीवम सुख शरीरेण अभिसंबध्नाति, मन क्या करता है तो शरीर का आत्मा से संयोग कराने में कारणीभूत होता है। और इसी वजह से जब कोई जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, अननोन ओरिजिन की इनफर्टिलिटी रह रही है, रीज़न नहीं समझ में आ रहा है इनफर्टिलिटी का, तो उसमें संधानीय गण का बहुत सुंदर उपयोग होता है। इसी लॉजिक के साथ कि वो जोड़ने वाला है, एक दुआ है, मन को शरीर से, आत्मा से शरीर से जोड़ने वाला है, मन के भावों को निर्मल कराने वाला है, प्रेम वात्सल्य करुणा की उत्पत्ति करने वाला है, जो कि कम हो रहा है। महाकल्याणक घृत जैसे घृत है जो प्राणमय कोश पर काम करते हैं, जो सूक्ष्मतम एनर्जी लेवल्स पर काम करते हैं, सूक्ष्मतम शुक्र धातु पर काम करते हैं, उनका सेवन हमें करना है। ऐसे लोगों को जिनका कंटिन्यूस आईटी, लैपटॉप्स, इनसे संपर्क होता है, उन्हें इसका बाह्यतः भी उपयोग कराना है। महाकल्याणक घृत का तर्पण कराना है,
चक्षु को, नेत्र को बाह्यतः अभ्यंग कराना है, इसी का नस्य कराना है, इसी का बस्ती में भी यूज़ करना है, इसी का कुछ मात्रा में अभ्यंग में भी यूज़ करना है, और अभ्यंतर पान के लिए तो यूज़ करना ही करना है। तो ये शुक्र के एंगल से हमें ये सब चीज़ें सोचनी है। शुक्र के क्षय के अनेक लक्षण दिए हुए हैं। दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रमः क्लैब्यम शुक्र विसर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। तो दौर्बल्य, बहुत सारे लोगों में दुर्बलता होती है, इसके पीछे शुक्र का विचार होना चाहिए। मुखशोष लक्षण दिखता है, सिर्फ डायबिटीज़ में हम सोचते हैं मुखशोष, लेकिन ये शुक्र क्षय का लक्षण है। सदन अंग साध होता है, श्रम होता है, बिना किसी वजह से थकान होती है। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, आप देखोगे तो जानोगे कि श्रम सदन ऐसे लक्षण लेकर आते हैं। इसका एक मुख्य कारण है शुक्र का क्षय, मैथुन का अतियोग होना, और दूसरा कारण है स्निग्ध पदार्थों का सेवन नहीं होना। तो उचित अग्नि का विचार कर कर, अग्नि का करेक्शन कर कर उनमें हमें स्निग्ध पदार्थों का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही खूबसूरत हमें लाभ मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी शुक्र का बहुत सुंदर विचार किया गया है। वृषभ रास, कर्क रास, तुला रास, इसमें से वृषभ और कर्क ये स्त्री प्रधान रास है, और तुला जो रास है ये पुरुष प्रधान रास। ये तीनों रास जो है ये शुक्र धातु से संबंधित है। तो व्यक्ति की जब हम प्रकृति लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें रास का भी उल्लेख रखना चाहिए कि इन बिल्ट ये रास कैसी है। सपोज कोई रास किसी की सिंह रास होगी, तो उसमें इन बिल्ट ही शुक्र धातु वीक होता है। वीक इन द सेंस उनमें प्रीति नहीं होती है उतनी शुक्र की, दे आर नॉट इन टू दैट एक्ट वेरी मच। जब होगा तब अच्छा ही होगा उनका कॉन्टैक्ट, लेकिन वो जब उस एक्ट में उतना मज़ा नहीं ले पाते, एंजॉय नहीं करते उस चीज़ को। और कुछ लोग ऐसे होते जो वर्चुअली एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, वृषभ रास के हो, कर्क रास के हो। तो इट डिपेंड्स। कुछ ऐसी बातें वाजीकरण प्रकृति नाम की एक कंसेप्ट दी है चरक ने। क्या कंसेप्ट दी है, बहुत बढ़िया। हम शारीरिक प्रकृति तो जानते हैं, मानस प्रकृति तो जानते हैं, लेकिन वाजीकरण प्रकृति भी होती है दोस्तों। जी हाँ, भगवान चरक कहते हैं केचित चटकवंता केचित गजवंता। कुछ पुरुष चटक की तरह होते हैं, कुछ पुरुष गज की तरह होते हैं, कुछ पुरुष अश्व की तरह होते हैं। चटक की तरह यानी बार बार जिनको सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी जिनकी ज़्यादा होती है, जैसे चिड़िया की होती है, 100 बार कॉपुलेशन होता है उनका, उसे बोलते हैं क्लॉइकल किसिंग। तो 100 बार जब क्लॉइकल किसिंग होता है चिड़ियों में, तब जाके एक चिड़िया की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही कुछ पुरुष होते हैं जिनको बार बार वो होने के बाद गर्भधारणा होती है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, पेशेंट इनफर्टिलिटी की कंप्लेन करके आ रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक वाजीकरण प्रकृति कौन सी है। यदि उसकी प्रकृति ही चटकवंता है, तो उसे हमें ये आश्वासन देना है कि आप करते रहिए लगातार, उससे उचित शुक्रवर्धक दवाइयाँ दीजिए, उसे आश्वस्त कीजिए कि होगा, आपको टाइम दीजिए, खुद को उसको आश्वासन दीजिए। ऐसा आपको बताना है। कुछ गजवंत है, जैसे हाथी होता है, वो साल में सिर्फ 3 बार कॉपुलेशन करता है, और उसकी सीमेन की क्वांटिटी भी काफ़ी होती है, अराउंड 180 to 250 ml इतनी क्वांटिटी होती है सीमेन की, हाथी की। तो कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें सीमेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उनमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हमें उनको भी समझाना है ये कि उनको कफस से उपक्रम कराना है, सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ानी है थोड़ी, लेकिन उनको ये समझाना है कि आपको ये थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, सिर्फ क्वांटिटी ज़्यादा होने से उपयोग नहीं है, उसको सही समय पर भी उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। और कुछ अश्व की तरह होते हैं जिनका क्वालिटी भी सही होती है, क्वांटिटी भी सही होती है। तो ऐसी वाजीकरण प्रकृति की सोच भगवान चरक देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हम ऐसी हिस्ट्री लेते नहीं है जो कि हमें लेनी चाहिए। इसे दोष के भाषा में भी समझा जा सकता है, सीधा सीधा है। वात प्रकृति चटकवंता, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कष्ट प्रजा होती है। कफ प्रकृति गजवंता, और अश्व जो है वो पित्त प्रकृति। कच्चे दिमाग से इसे बिल्कुल सोच के चलिए, इसे और सूक्ष्म लेवल पर समझा जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ के चलिए। तो ऐसा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है हर जगह पे, और उसे प्रैक्टिकल स्वरूप में लेके आना है। जो जो बातें, जो जो तत्व उन्होंने बताए हैं, उसको मूर्तिमंत करना है हमें, उसे देखना है पेशेंट में, समझना है, बताना है उसे समझा के। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें शुक्र के विषय में है। मैं डायरेक्टली आपको जैसा क्लासरूम में सिखाते हैं ना, शुक्र के गुण, शुक्र धातु, शुक्र क्षय, शुक्र वृद्धि, शुक्र व स्रोत मूल स्थान, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। इधर से उधर जाएंगे हम, ताकि मज़ा आएगा। जैसे एक टूरिस्ट व्हीकल में हम जाते हैं, तो जो आता है घूमते घूमते हम उसे देखते हैं। हाथी आया, हाथी को देख लिया, मज़ा कर लिया, बटरफ्लाई दिख लिया, उसको भी देख लिया,
ग्रहण कर लिया। तो उसी तरह से हमें प्रवास करना चाहिए आयुर्वेद के फील्ड में, किसी एक विषय को लेते हुए जहाँ जहाँ पर जो जो विषय, जो जो संदर्भ याद आते चले जाएं, उसमें बस डूब जाए, उसका मज़ा ले ले और फिर से अपने मूल संदर्भ में आ जाए। ऐसा आयुर्वेद का पठन होना चाहिए, ऐसी आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन आयुर्वेद के ऊपर घंटों बोला जा सकता है, समझ के बोला जा सकता है, प्रैक्टिकली बोला जा सकता है। तो इतना बेसिक हमने समझ लेने के बाद आपको ये होमवर्क भी है, आपको स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि आप शुक्र सारता के लक्षण देखें, विशेषतः दांत, स्फिक प्रदेश इनका, और आँखें। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, इनका ये निरीक्षण करते जाइए, उनकी आँखें कैसी हैं, इनकी दांत कैसे हैं, इनका स्फिक का आकार कैसा है, और उस हिसाब से लिखते रहिए, नोट करके रहिए कि अरे इनकी ऐसी प्रकृति है, इनका ऐसे ऐसे दांतों का स्ट्रक्चर है, तो इनका शुक्र ऐसा हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन का साइंस है। आयुर्वेद इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। सो आपके ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए, श्रद्धा रखिए। सर्वप्रथम तो चरक में जो बताया गया है वो 101% ट्रूथ है। दुनिया का कोई भी माई का लाल इसे झूठ नहीं बता सकता, प्रूव नहीं कर सकता। तो आपको श्रद्धा रखनी है। जब श्रद्धा रखोगे तो चीज़ें दिखती हैं, और ऐसी दिखती है कि दूसरे किसी को शायद वो दिख नहीं पा रहा होगा, उसको उस नज़रिए से, उस नज़र से आपको दिखती हैं। और वो प्रैक्टिस में आप जब यूज़ करते हो, पेशेंट में जब उसका रिजल्ट आता है, तब जो तत्वावबोधो हर्षणा नाम, कि यहाँ मुझे जैसा चरक भगवान समझा रहे थे, मैंने उस चीज़ को वैसा समझा और वैसे उसे अप्लाई किया, वो जो अद्भुत आनंद है ना दोस्तों, वो और कहीं नहीं है। सच, मुझे सच मान के चलिए मेरी इस बात को। ये एलोपैथी में तो है ही नहीं ये आनंद, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है ये आनंद। लेकिन आप पढ़ो, उसके लिए भक्ति रखो, श्रद्धा रखो, ज्ञान योग, कर्म योग सभी पर आचरण करो, ये आनंद मिलेगा आपको, निरंतर मिलता चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने आज शुक्र के विषय में की है। शुक्र को शुक्रिया कीजिए, ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए कि शुक्र ने आपको क्या क्या दिया है लाइफ में। आप जो भी कुछ हो, शुक्र की बदौलत हो। एक वो स्पर्म जो है वो आज फूल आपके रूप में मैनिफेस्ट हुआ है। अव्यक्त चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते, तो वो शुक्र की बदौलत है, उसके प्रति भी हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है। आगे हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें शुक्र के विषय में और देखने वाले हैं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी आज तक। बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, हम करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक था। कनेक्टेड रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन पेप टॉक्स में शामिल कराइए, ताकि आयुर्वेद का ज्ञान हम सबको मिल सके। गुरु भगवंतों की कृपा से, सही सोच से, सही समझ से हम आयुर्वेद को सीख सकें। इतनी ही एक मेरी प्यारी सी इच्छा है आप सभी से, अनुरोध है आप सभी से। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, वैद्य मयूर सुराना, 9503504200। कुछ भी डाउट्स होंगे पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को इसमें ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।